हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहली एंड बुझोस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो नॉर्मल सी चर्चा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था बच्चों के बीच में, जिसमें पहली और बूझो भी थे। उनकी क्लास में डिस्कशन चल रही थी और किस टॉपिक पे थी ये थी जब वो लास्ट टाइम समर वेकेशंस पे गए थे। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन। कुछ जो थे वो अपने नेटिव के घर गए ट्रेन से, ठीक है, कुछ बस से, एंड फाइनली ब्लॉक कार्ड। देन वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट एरोप्लेन से गया। अनदर स्पेंट many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat। और किसी ने तो उसकी अंकल की बोट पे फिशिंग ट्रिप्स की, ठीक है, बहुत दिनों तक। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conduct experiment। फिर जो टीचर था उन्होंने बच्चों को बोला कि वो पढ़े आर्टिकल को, मुझे मेंशन ये करता है कि छोटे पहियों वाला जो व्हीकल आएगा, व्हीकल मतलब कोई भी यातायात जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, that moved on the soil of Mars and conduct experiments। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars। और जो ये व्हीकल्स हैगा वो स्पेसक्राफ्ट यानी एक तरह से रॉकेट समझ लीजिए, उसके जरिए मार्स पे पहुंचाया गया है। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। अभी क्या है कि हमारे पास गाड़ी होती है, बस होती है, ट्रेन होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, लेकिन पहली को ये जानना है कि पहले के टाइम पे लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहानी यातायात की। Long ago, people did not have any means of transport। बहुत समय पहले लोगों के पास कोई यातायात नहीं होता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का साधन। They used to move only on foot and carry goods on their back। लोग पैदल चलते थे और जो भी उनका सामान होता था अपनी पीठ पे लाते थे। Later on they began to use animals for transportation। इसके बाद उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। For transport through water, routes, boats were used from ancient time। लेकिन जब भी उन्हें पानी से जाना होता था तब वो बोट्स का इस्तेमाल करते थे, एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow capacity could be made। Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes to boat। The shapes imitate the shapes of an animal living in water। Recall our discussion of this streamlined shape of the fishes in chapter 5 to 6। पहले क्या होता था, बहुत सिंपल सी बोट आती थी, इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है, स्ट्रीमलाइन से शेप होती थी। और स्ट्रीमलाइन शेप क्यों होती थी आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो, क्योंकि इससे इजीली मूव कर पाते वाटर के अंदर। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब पहिए का आविष्कार आविष्कार हुआ तो ये बहुत बड़ा एक वो था जिससे बदलाव आए यातायात में। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम पिछले 1000 साल को देखें या उनसे नापे तो हम ये चीज देखेंगे कि जो पहिया है वो कितना बदला है, ठीक है। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। जो जानवर होते थे वो गाड़ियां होती थी उनको खींचते थे जो कि पहियों पे थी। मतलब आपने देखा होगा बैलगाड़ी होती है ना, तो जो बैल होती है वो उसकी जो गाड़ी होती है उसको पुल कर रही होती है, और गाड़ी किस पे होती है, पहियों पे होती है। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal boats and ships to transport them from place to place। The invention of steam engine led to the development of a new means of transport। Railroads were made for steam engine driven carriages, and wagons later came automobiles such as motor cars, trucks and buses। तो इस तरह से कैसे कैसे जो चीजें थी वो हमारी सोसाइटी में आती गई, ठीक है। Motorized boats and ships were used as a means of transport on water। फिर मोटर बोट्स और शिप्स को हम वाटर के ऊपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। Then the early years of 1900 saw the development of aeroplane। These were later improved to carry passengers and goods। Electric trains, monorail, supersonic airplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century। इसके बाद
Fix 7.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to most recent. Are there any early mode of transport that are not used in today? तो बेसिकली आपको फिक्स 7.1 के अंदर बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं, तो आपने उसके अंदर जो है उनको इस तरह से अरेंज करना है कि कौन सा सबसे पहले आया, कौन सा सबसे बाद में आया, और उनमें से कोई ऐसा भी है जो आज इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन वो पहले होता हो। देन हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ये जो डेस्क है वो कितनी वाइड है, ठीक है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। लोगों को कैसे पता चलता है वो कि वो कितना दूर आए हैं, क्या क्या उतने कितने दूर की सफर तय की है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. How will you know the answer to this question? तो बेसिकली हमें को सवाल पूछे गए हैं कि आप स्कूल जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको बस से जाना है, रिक्शे से जाना है, ठीक है। इसके बाद जब भी आप मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपको कैसे पता होता है कि तुम्हें चल के जाना चाहिए, मतलब जा पाओगे या नहीं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इट इज ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज। ये थोड़ा जरूरी सा होता है कि आपको पता चले कि कोई जगह कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। इससे हमें क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हम उस जगह पे कैसे पहुंचेंगे। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट। ये वो चीजें हैं बेसिकली जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ एंड विड्थ वी नीड टू नो। तो एक और ऐसी चीजें होती है जिनकी हमें लंबाई और चौड़ाई जानने की जरूरत होती है। इन पहली एंड बुजो क्लासरूम देयर आर अ लार्ज डेस्क व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। पहली और बूझो की क्लास में क्या है, एक बड़ा सा डेस्क है जो कि दो स्टूडेंट जो होते हैं शेयर करके बैठते हैं। पहली एंड बूझो शेयर वन डेस्क, जो पहले बूझे एक ही डेस्क पे बैठते हैं। वन फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर of the desk. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, draw a line to separate the two halves of the desk. तो बेसिकली उनके टीचर ने कहा कि जो भी आपका डेस्क हैगा उसको आप मेजर करो और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में उसको ऐसे डिवाइड कर दो। फिर क्या होगा, जो दो फ्रेंड्स शेयर करते हैं ना, दोनों को प्रॉपर उनकी जगह मिल जाएगी। इससे कोई एक जो होगा वो ज्यादा जगह नहीं ले पाएगा। Then, both Paheli and Bujo are very fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. बुजो और पहेली है, उनको गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है। तो जो बूझे अपने साथ के गिल्ली डंडा का सेट लाया है। Here is how they tried to measure the length of desk using the गिल्ली एंड डंडा। तो किस तरह से वो गिल्ली और डंडा का इस्तेमाल करके जो है मेजर करेंगे 7 इसमें देखना है। तो बेसिकली उन्होंने इस तरह से मेजर किया, उन्होंने डंडा इस तरह से रखा और गिल्ली इस तरह से रखी, उन्होंने देखा कि हाँ इस तरह से होगा। देखो, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा, देन मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। इसके बाद है द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ इक्वल लेंथ टू टू डंडास लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली। बेसिकली क्या आएगा कि जो भी आपका इस तरह से टेबल है, इधर क्या है आपका डंडा आ गया, इधर के गिल्ली आ गई आपकी, तो बेसिकली इक्वली डिवाइड हो गया। लेकिन क्या हो कि अगर हम डिफरेंट उसके लिए, है ना, डिफरेंट मतलब आ ही नहीं रहा इस तरह से, इतनी बड़ी हमारी यहाँ पे ये होगी, ये होगी, यहाँ पे ये आ रही है हमारी गिल्ली, तो ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, ठीक है। देन drawing a line in the middle of the desk, leave each of them happy with a half of the desk with equal to a danda and a gilly in length. After a few days, the mark line get wiped up. कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो खींची हुई लाइन थी ना वो गायब होगी, मतलब वाइप सी होगी। देन बूझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। लेकिन बूझो के पास क्या अब नया सेट है। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, जैसे उसने पुराने वाले को खोया। हाउ देयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द टास्क सीम टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा 7.3। तो ये चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो इसमें अब बताइए। देन हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द new set of gilli and danda, the desk's length seemed to be about two dandas length, one gilli's length, with a small length still left out. There, this is less than one gilli length. Now what?
What will you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेस्क तो मेजर करना ही है. Can they use a cricket wicket and balls to measure the length of, or do you think this is might create a similar problem? तो क्या अब हम एक क्रिकेट के बैट और बॉल को यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि दोबारा से ये दिक्कत फिर से हुई तो one thing they could do is to take a small length of a string and make 2 points on it. This will be string's length. They can measure the width of the desk in string's length 7.4. तो बेसिकली 7.4 के हिसाब से क्या होगा, धागों से ये चीज करना सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो धागे हैं वो गलत नहीं हो सकते, है ना. हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन the length of a string? They can fold the string and mark it on 1/2, 1/4, 1/8 strings lengths. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. अब क्या होगा, जैसे उनके पास ये string आएगा, धागा आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, easily वो proper जो भी उनका exact length होगा ना desk का, जो भी उनको शेयर करने पे आएगा, वो उनको पता चल जाएगा. इसके बाद है you will say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. तुम ये भी कह सकते हो कि वो अपने डेस्क में से ज्योमेट्री में से स्केल ले रहे और उसको यूज करे. पूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस. जो पूजो होता है वो रीड करता है कि लोग किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते हैं. इसके बाद है before such standard scales were made and he has been trying to follow different method of measuring distances. जब तक स्केल नहीं बनाता तब तक लोग बहुत अलग अलग तरह के जो मेथड यूज करते थे चीजों को मापने के लिए, डिस्टेंसेस को मापने के लिए. There are so many occasions when we came across a need to measure length and distances. The tailor need to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. देखो सबसे पहले मैं टेलर की बात करते हैं कि उसको क्या होता है, उसको भी जो है हिसाब चाहिए होता है, मेजरमेंट चाहिए होता है, ताकि आप लोग कुर्ता बना सके. A carpenter need to measure the height and the width of a cupboard to know how much wood he will need to make its door. एक कारपेंटर को भी जरूरत होती है मेजरमेंट की, ताकि वो उसको पता चले कि कितनी लकड़ी लेनी है डोर बनाने के लिए. The farmer needs to know the length of and the breadth of the area of his land to know how much seed can he sow and how much water will be needed for his crop. Even एक फार्मर जो होता है उसको भी जरूरत होती है कि उसके जो भी खेत वगैरह होते हैं उनके डिस्टेंस को जानने की, ताकि वो वहां पे जो है सीड्स वगैरह लगा सके, उसको पता चले कि कितने सीड्स की जरूरत होगी, कितना पानी डलेगा. सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर. सपोज तुम ये करो कि तुमसे पूछा गया है कि तुम कितने लंबे हो. यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड्स टू द heel of your feet. How long is the room? How wide is the desk? How far it is from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? All these questions have one thing common. They all concern distance between two places. जितने भी क्वेश्चन है इन सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो है कि वो डिस्टेंस पे हैं थोड़े, मतलब उनके बीच में क्या है, थोड़ी दूरियां हैं. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like जम्मू एंड कश्मीर. कभी ऐसा हो रहा है कि दो चीजों के बीच में इतना डिस्टेंस है कि आप उसे इजीली कर सकते हो, जैसे एक टेबल जिसका दो साइड है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक जम्मू एंड कन्याकुमारी है. नाउ लेट अस डू अ few measurement to see what exactly we need to do when we measure distance or length. Then 7.3 some measurements. इसके बाद एक्टिविटी 1, देन एक्टिविटी 2. इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है हमारे पास. इन एशियन टाइम द लेंथ ऑफ अ फूड इज द वाइट ऑफ अ फिंगर. जो एंशियंट टाइम होता था, पुराना जो हमारा टाइम होता था, उसके अंदर हम ये देखते थे जो हमारे फूड की लेंथ होती है ना, वो हमारी फिंगर की जितनी विड्थ होती है उतनी होती है. एंड द distance of a step were commonly used as a different unit of a measurement. The people of the Indus Valley civilization must have used very good in estimates of goods length, because we see evidence in evacuations of perfectly geometrical construction. A cubit as a length from the elbow to the fingertip were used in ancient Egypt. And was also accepted as a unit of the length in other part of the world.
People also use the foot as a unit of the length in different parts of the world. The length of the foot used varied significantly from region to region. People measured a yard of a cloth by the distance between the end of outstretched arm and their chin. The Romans measured with their places और स्टेप. तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से बताया गया है कि किस तरह से जो लोग थे मेजर करते थे. कुछ लोग अपने हाथों से मेजर करते थे, कुछ चीजों के लिए हम अपने पैरों से मेजर करते थे, कुछ चीजों के लिए हम अपनी चिन से लेके आर्म तक की डिस्टेंसेस को देखते थे. ठीक है. देन इन एशियन इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन एंगल फिंगर्स को बोल सकते हैं. ठीक है, उंगल है वैसे तो. और मुट्ठी फिस्ट. मुट्ठी पता ना क्या होता है. इवन टुडे वी कैन see flower sellers using their forearms as a unit of length and garland in many towns of India. Many such a body parts continue to be in use as a unit of length when convenient. However, everybody's body parts could be slightly different size. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system for the sake of uniformity. Scientists all over the world have expected a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as the International System of Unit, SI unit जिसको हम बोलते हैं. तो द SI यूनिट ऑफ अ लेंथ इज अ मीटर. जो SI यूनिट होती है किसी भी लंबाई की उसको हम मीटर बोलते हैं. और जो मीटर का स्केल होता है वो 7.6 के अंदर हमें दिखाया जा रहा है. फिग 7.6 के अंदर आल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स. ईच मीटर यानी ईच मीटर को हम एम से डिफाइन करते हैं. इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल सेंटीमीटर. ठीक है, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. सेंटीमीटर को सीएम से लिखते हैं. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर. और एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं. तो हम ये लिख सकते हैं कि एक मीटर इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 100 मीटर. देन for measuring large distance, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. फिर जब हमें बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस को जो होता है मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर का सहारा लेते हैं. और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू में 100 मीटर. 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं. नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल्स एंड अ मेजर इन SI unit. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. इसके बाद है 7.5 correct measurement of length. In our daily life, we use various types of measuring device. We use a meter scale for measuring length. A tailor use a tape, whether a cloth merchant use a meter rod for measuring the length of an object. You must choose a suitable devices. You cannot measure the width or a tree or the size of your chest using the meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. तो बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जांपल दिए गए हैं इस पैराग्राफ के अंदर, इतने टॉपिक के अंदर, कि किस तरह से हम अलग अलग जो चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए. ठीक है, जैसे जो एक टेलर होता है वो टेप का इस्तेमाल करता है, जो क्लॉथ मर्चेंट होता है मीटर रोड का इस्तेमाल करता है. ठीक है, और आप जो तो मेजर नहीं कर सकते कि जो ट्री होती है उसकी कितनी ग्रेथ होती है, ये आपके चेस्ट के साइज को एक मीटर स्केल के इंस्टेंस में. Then for small measurements such as the length of your pencil, you can use 15 centimeter scale for geometry box. From a geometry box. Basically अगर आपको आपकी पेंसिल को मापना हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसको भी इजीली कर सकते हो. इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग. जब भी आप किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से. बेसिकली क्या है, प्लेस द स्केल इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन 7.7. तो बेसिकली 7.7 के अंदर हमें अच्छे से बताया गया कि हमें किस हिसाब से जो होता है ऑब्जेक्ट होता है उसके एकदम इक्वल नंबर के ऊपर ही वो चीज रखनी चाहिए. ठीक है. इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन. कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्केल के अंदर जो एंड होता है वो टूटा होता है. यू मे नॉट एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, इसलिए आप जीरो मार्क को इजीली देख नहीं पाओगे. इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग. तो ऐसे केस में आपको जो है अवॉइड करना है उस चीज के लिए. देन मेजर फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल. और आपको हमेशा जीरो से उसको मार्क करना शुरू करना है. यू कैन use any full mark of the scale, say 1.0 centimeter
then you must subtract the reading of this mark from the reading at the another end. For example, in fig 7.8, the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is this. Then third, correct position of eye is also important for taking measurement. आंखों की सही पोजीशन होना भी बहुत जरूरी होता है. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is be taken as shown in fig 7.9. 7.9 के अंदर जो है साफ दिखाया जा रहा है कि जब भी आप मेजर कर रहे हो ना तो आपकी जो आई होनी चाहिए वो सेंटर में होनी चाहिए. इससे क्या होता है, आप ध्यान से देख सकते हो कि आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि वो कहाँ पे है. अगर आप इस तरह से स्ट्रेट नहीं रहोगे स्केल करते हुए कुछ भी मेजर करते हुए तो आपको क्या डिफरेंट सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, जो कि इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है. देन पोजीशन, इसके बाद इन बता रखा है कि पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई. नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग 7.5 फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट. इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 3, जो कि आप करके देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ हाइट. देन हम देखते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन क्या होती है, इस तरह से टेढ़ी रेखा. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We use a thread to measure the length of a curved line. तो बेसिकली कर्व्ड है. अब हमारे पास कोई कर्व्ड स्केल तो है नहीं मेजर करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके पास कर्व्ड लाइन है आप उसके ऊपर एक धागा इस तरह से घुमा दीजिए. देन स्केल लीजिए जो भी आपके पास है, उस धागे को उसके ऊपर सीधा करिए. आपको पता चलेगा कि वो कितने सेंटीमीटर का है, मीटर का है, क्या भी कोई भी उसकी जो है लेंथ है. उसके बाद एक्टिविटी 4 आती है जिसके अंदर मेजरिंग करते हो द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन विद अ थ्रेड. उसके बाद हम देखते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस, चीजें हमारे आसपास किस तरह से घूमती है, जिसके अंदर एक्टिविटी 5. देन एक्टिविटी 6 जिसके अंदर सेम चीज होती है कि मोशन ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन मोशन. मोशन क्या होता है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को मोशन कहते हैं. देन एक्टिविटी 7 यहाँ पे. देन हम देखते हैं टाइप ऑफ मोशन, कितने तरह के मोशन होते हैं. तो यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड. तुमने सीधे रोड पे जो है गाड़ियों को चलते हुए देखा ही होगा. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलोइंग ऑफ ए स्टोन. एक पत्थर को गिरते हुए भी देखा होगा और इस तरह से जब मार्च करते हुए लोगों को भी देखा होगा. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इन इज दिस, किस तरह का मोशन हो रहा है, यानी किस तरह से जो लोग हैं काम कर रहे हैं, किस तरह से बदलाव आ रहे हैं. ठीक है. Sprinter in a 100-meter race also move along a straight tracks. Can you think of more such example from your surrounding? तो हमने कुछ और एग्जाम्पल बताने हैं इनको. In all these example we see that objects move along in a straight line. This type of motion is called reticular motion. Basically बहुत important है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेटिकुलर मोशन होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम रेटिकुलर मोशन कहते हैं. देन एक्टिविटी 7. इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स. तो बेसिकली यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है. आपको सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेटिकुलर मोशन, एसआई यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. और ये हमारे यहाँ पे पहली एंड बूझ अगेन को एक्टिविटी करते हैं. ऐसे ही हम किसी और अगेन अनदर चैप्टर के अच्छे से एक्सप्लेनेशन में दोबारा मिलेंगे. प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस तरह से सपोर्ट करती रहिएगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.